Hello students, welcome to you all on official YouTube channel of Sanskaram Public School. Students, I Parveen Madam started with you this chapter, Economics chapter number 2, People as a Resource. Student, this is our part number 3 of this chapter. Students, today we are going to start how the health improve the human resource and what are the steps taken by the government to improve the human resource in our nation. Student, as you know that we have already discussed how the education and health improve the human resource or how they contribute in the formation of human capital फॉर्मेशन कि एजुकेशन और हेल्थ जो है वो किसी भी व्यक्ति की प्रोडक्टिविटी को एनहेंस करती हैं, बढ़ाती हैं, उसकी बौद्धिक क्षमता, शारीरिक क्षमता, उसका विकास होता है और उसे फ्यूचर में पैसा कमाने के योग्य है, जो वो अपने लिए अपने कमाने के योग्य बनाते हैं, जिससे उस व्यक्ति का खुद का विकास तो होता ही है, समाज और देश का भी होता है, क्योंकि पढ़े लिखे और स्वस्थ व्यक्ति अधिकतम से अधिक काम करेंगे और देश के विकास में योगदान देंगे। तो भी पिछले पैराग्राफ में हमने किया था कि सरकार ने एजुकेशन के लिए क्या क्या स्टेप उठाए, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री है तो डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स होती है उनको वेलफेयर गवर्नमेंट भी बोलते हैं। दे हैव टू फंक्शंस फॉर द वेलफेयर ऑफ द citizens. So in this paragraph we are also going to discuss कि what are the measures taken by the government to improve the health status of the people. So let us start the topic. Firm maximize profit. Do you think any firm would be introduced to employ people who might not work efficiently as healthy workers because of ill health? कि जितने भी हमारे व्यावसायिक संस्थान हैं वो काम करते हैं पैसा कमाने के लिए, तो क्या आपको लगता है कि कोई भी फर्म किसी ऐसे व्यक्ति को काम पे रखेगी जो बीमार है? तो इसका मतलब कि क्योंकि जो व्यक्ति स्वस्थ नहीं है वो काम में अपना पूरा ध्यान नहीं देगा और उत्पादन में जो श्रेष्ठता है वो नहीं आ पाएगी। तो अब आ जाता है कि व्हाट इज़ हेल्थ। हेल्थ क्या है? द हेल्थ इज़ द एबिलिटी ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग टू health is the ability of any human being to remain away from his illness, कि बीमारियों से किसी व्यक्ति को दूर रखने की जो उसकी योग्यता होती है वो उसका स्वास्थ्य कहलाती है। तो यही हमारे सेकंड पैराग्राफ में है। द हेल्थ ऑफ अ पर्सन हेल्प्स हिम टू रियलाइज हिज हर पोटेंशियल एंड द एबिलिटी टू फाइट इलनेस. She will not able to maximize his output to the overall growth of the organization. अगर वो व्यक्ति स्वस्थ नहीं है तो वो अपना पूरा योगदान अपने संस्थान को नहीं दे पाएगा. Indeed, health is an indispensable basis for realizing one's well-being. कि जो स्वास्थ्य है वो किसी भी व्यक्ति के किसी सुदृढ़ होने का सबूत होता है. Henceforth, improvement in health status of the population has been the priority of the country. जैसा कि मैं आपसे पहले ही बता चुकी हूँ कि किसी भी देश के नागरिकों की जो जनता है उसका स्वास्थ्य में सुधार किसी भी जो लोकतांत्रिक देश की सरकार का उसका प्रमुख लक्ष्य होता है. आवर नेशनल पॉलिसी टू, और हमारी भी जो राष्ट्रीय नीति है वो भी यही एम रखती है, ऑब्जेक्टिव रखती है, उद्देश्य रखती है एट इम्प्रूविंग द एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर, कि सभी को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिले. फैमिली वेलफेयर, परिवार कल्याण के कार्यक्रम चलाए जाएं. न्यूट्रिशन सर्विसेज, जो पोषक सुविधाएं हैं, आपको पता है स्कूलों के अंदर डिफरेंट जो विटामिन की गोली बच्चों को खिलाई जाती हैं. वैक्सीनेशन किया जाता है डिफरेंट बीमारियों से बचने के लिए. तो और जो आंगनवाड़ी हैं या वैसे भी हमारी जो ANMs वगैरह हैं ये घूमती रहती हैं जो पोलियो की ड्रॉप्स पिलाने के लिए. तो ये सब जो चीज़ें हो रही हैं जब ये न्यूट्रिशंस पोषण बढ़ाने के लिए, स्वास्थ्य बढ़ाने के लिए ही होती हैं कि बीमारियों से सब बचे रहें. उसके अलावा ये देखिए, विद द स्पेशल फोकस ऑन द अंडर प्रिविलेज सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन, कि
एक स्पेशल फोकस हमारी सरकार रख रही है, जो गरीब व्यक्ति हैं उनके लिए वो एक स्पेशल स्ट्रक्चर ऑफ फैमिली जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है वो बनाया गया, जिसके अंदर प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, सब सेंटर्स, सिविल हॉस्पिटल्स, ताकि चीपेस्ट रेट पे, लो कॉस्ट पर वो लोग अपना ट्रीटमेंट करवा सकें, उन्हें ये फैसिलिटीज़ मिल सकें, तो उसकी भी कोशिश की जा रही है। ओवर द लास्ट 5 डिकेड्स, पिछले 50 दशकों में, यानी कि पिछले 50 सालों में, इंडिया हैज़ बिल्ट अ वास्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर and has also developed the manpower required at primary, secondary and tertiary sector in government as well as private sector। कि पिछले 50 दशकों में भारत ने एक विशाल स्वास्थ्य का ढांचा खड़ा किया है, जिससे उसने विकसित किया है मैन पावर को, जो कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी तीनों सेक्टर में, चाहे वो गवर्नमेंट है चाहे प्राइवेट सेक्टर है, सब में चाहिए होता है। तो हमारे देश में स्वास्थ्य जो है उसकी स्थिति है वो सुधरी है। हमने स्वास्थ्य सेवाओं ने मैन पावर यानी कि ह्यूमन रिसोर्स प्रोवाइड कराया है डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ को, सेक्टर्स को। तो स्थिति क्या रही है, अब ये ब्लू बॉक्स है बेटा, ये हम डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हम नीचे 3 डेफिनेशन देखेंगे। एक तो है IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर, कि पर 1000 जो बच्चे पैदा होते हैं 1000 पर कितने बच्चे 1 साल तक अपना जन्मदिन नहीं मना पाते, वो 1 साल से पहले ही गुजर जाते हैं। उनका जो बच्चों का जो वो डेथ रेट होता है बिलो 1 एज, उसको IMR बोलते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। फिर है पर 1000 पीपल, पर 1 साल में जितने बच्चे पैदा होते हैं उसको बर्थ रेट कहा जाता है। बर्थ रेट इज़ द नंबर ऑफ बेबीज बोर्न फॉर एवरी 10,000 पीपल ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। उसी के साथ साथ आता है डेथ रेट, मृत्यु दर। इट इज़ द नंबर ऑफ पीपल पर 1000 हु डाई ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। प्रति 1000 व्यक्ति पर कितने व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मृत्यु दर यानी कि डेथ रेट। अभी हम डिस्कस करेंगे ये ब्लू बॉक्स, जिसमें जो इम्प्रूव कंडीशन है, हेल्थ स्टेटस, जो हमारी सरकार ने जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है उस सिनारियो की बात करेंगे। दीज मेजर्स विच हैव बीन अडॉप्टेड by government have increased the life expectancy to over 68.3 year in the 2014। कि सरकार ने जितनी भी ये स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं उसके पश्चात आप देखते हैं कि 2014 में जो जीवन दर है वो बढ़ी है। इसका मतलब 68.3 आपको लगता है ये बहुत कम है, तो आप देखेंगे कि जिस वक्त हमारा देश आज़ाद हुआ था तो ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जो अनुमानित हमारी आयु सीमा है, वो मुश्किल से 44 ही थी, 40 to 44 to 47। ऐसे ही IMR देखिए, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हैज़ कम डाउन फ्रॉम 147 इन 1951 to 34 इन 2061। जिस वक्त देश आज़ाद हुआ था उस वक्त प्रति 1147 बच्चे गुजर जाते थे, और अभी ये संख्या 34 तक आ गई है। तो अल्टीमेटली ये शो कर रही है कि जो प्रेग्नेंट मदर्स हैं और जो छोटे बच्चे हैं उनका स्वास्थ्य सुविधा में बहुत ध्यान रखा जाता है, तभी तो ये कम हुआ है। फिर क्रूड बर्थ रेट्स हैव ड्रॉप टू 20.4, कि जन्म दर भी नीचे गिरी है, तो इसका मतलब एजुकेशन काफ़ी हद तक सक्षम रही है, और स्वास्थ्य जो परिवार कल्याण जो योजनाएं हैं वो भी, परिवार नियोजन वगैरह अच्छा चल रहा है, तभी तो एकदम से जो बूम पॉपुलेशन में आया था वो डाउन जा रहा है। ऐसे ही डेथ रेट टू 6.4 विद इन द सेम ड्यूरेशन ऑफ टाइम, डेथ रेट भी कम हो रहा है। इसका मतलब लोगों की स्वास्थ्य है वो अच्छा है और वो बीमार कम पड़ते हैं। इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इम्प्रूवमेंट इन चाइल्ड केयर are useful in assessing the future progress of the country. Increase of longevity of life is an indicator of good quality of life marked by self confidence। क्योंकि अगर आपका अच्छा स्वास्थ्य है तो वो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को मार्क करता है, आपके ह्यूमन रिसोर्स की बेटरमेंट को मार्क करता है। रिडक्शन इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन्वॉल्व द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम इन्फेक्शन, ensuring the nutrition of both the mother and the child care।
तो इसका मतलब IMR डाउन हो रहा है, तो मैं आपसे पहले ही बता चुकी हूँ कि उसका मतलब ये है कि स्वास्थ्य सुविधाओं में माँ और बच्चे का बहुत ध्यान दिया जा रहा है, सरकार उसके लिए अच्छे कदम उठा रही है। तो बच्चे अब हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे, ये टेबल हमारी 2.2 है, जिसमें हम देखेंगे कि 2013 में और 2017 में कंपैरिजन है। तो ये आज़ादी पुरानी बुक्स में ये हमारी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 51 के डाटाज भी हैं। मुश्किल से 750 के करीब प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पूरे देश में थे, और आज मोर देन 1 लाख अप्रोक्सीमेटली 2 लाख के करीब हो चुके हैं। अगर पॉपुलेशन बढ़ी है तो स्वास्थ्य सुविधाएं भी बढ़ी हैं। आप देखते हैं डिस्पेंसरीज हैं, बेड्स हैं, रजिस्टर्ड डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग पर्सनल हैं, उसके नंबर में इंक्रीमेंट हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है। पर कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जिस तरह से देश की आबादी बढ़ रही है, तो क्या ये प्रॉपर उसी तरह से बढ़ रहे हैं? तो हमें लगेगा नहीं, क्योंकि स्टिल वी हैव टू वर्क फॉर टू रीच द गोल। अभी भी हम अपने स्वास्थ्य सुविधाओं में इतना भरपूर प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, अपनी पूरी जनता को ये सारी सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं। और इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। क्या है ये कि मेन कारण ये है कि हमारी जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो एज़ पर पॉपुलेशन रिक्वायरमेंट अभी बहुत कम है। ये देखिए, देर आर मैनी प्लेसेस इन इंडिया विच डू नॉट हैव इवन दीज बेसिक फैसिलिटीज़। There are only 381 medical colleges in the country and 301 dental colleges. Just 4 states like Andhra Pradesh, Karnataka, Maharashtra and Tamil Nadu have the maximum number of colleges. ज़्यादातर कॉलेज पर्टिकुलर कुछ स्टेट में ही हैं। पूरे देश में ये स्वास्थ्य सुविधाएं समान रूप से उपलब्ध नहीं हैं। We have to do more. अभी हमें और बहुत कुछ करना है, स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में भी काम बाकी है। अब हम बच्चे बात करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट की, बेरोजगारी। ये क्या है? ये वो कारण है जिसकी वजह से हम अपने देश के जो उपलब्ध ह्यूमन रिसोर्स है उसको फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर रहे, वो वेस्ट हो रहा है। कि स्वास्थ्य है, शिक्षा है, पर रोजगार ना होने के कारण देश की मैन पावर का फुल्ली यूज़ नहीं हो पा रहा। तो अब हम पढ़ेंगे कि बेरोजगारी क्या होती है और गांव में और शहर में किस तरह की बेरोजगारी पाई जाती है। तो सबसे पहले हम सेकंड पैराग्राफ में आएंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एट द गोइंग वेजेस कैन नॉट फाइंड जॉब्स। बेरोजगार किसको कहते हैं? जब व्यक्ति जो काम करने की इच्छा रखता है उसे मार्केट रेट पर जो उपलब्ध रोजगार नहीं मिल रहा। तो अब देखते हैं कि जो व्यक्ति काम करना चाहता है वही बेरोजगार है। जो व्यक्ति बच्चा है, बूढ़ा है या हाउसवाइफ्स हैं जो काम ही नहीं करना चाहती घर से बाहर, वो बेरोजगार नहीं होती। तो उसी पॉइंट को डिस्कस करेंगे अब हम। सकल्स मदर शीला लुक आफ्टर द डोमेस्टिक कोरस चिल्ड्रन एंड हेल्प हर हस्बैंड बूटा इन द फील्ड। वो बच्चों को संभालती है, घर को संभालती है, अपने हस्बैंड की मदद करती है। सकल्स ब्रदर जीतू एंड सिस्टर सीतू स्पेंड देयर टाइम प्लेइंग एंड रोमिंग। वो खेलते हैं, खाली घूमते रहते हैं। कैन यू कॉल शीला, जीतू और सीतू अनएम्प्लॉयड? इफ़ नॉट वाई? वाई का रीज़न ये है कि वो बच्चे हैं। बच्चे तो आपको पता ही है वर्किंग फोर्स में आते ही नहीं है, और जो काम करना ही नहीं चाहता घर से बाहर जाकर, तो वो बेरोजगार कैसे हो सकता है? So again, unemployment is said to exist when people who are willing to work at the going wages cannot find jobs. Sheila is not interested in working outside her domestic domain. Jeetu and Seetu are too small to be counted in the workforce population. Neither Jeetu, Seetu or Sheila can be counted as unemployed. The workforce population include people from 15 years to 59 years. अंडरलाइन करो कि जो व्यक्ति जिनको हम कहते हैं कि ये रोजगार में लिप्त होते हैं, वो श्रम के अंदर कौन आता है? 15 से 59 ईयर के बीच के लोग आते हैं। उससे नीचे तो बच्चे ही होता है, और आपको पता है चाइल्ड लेबर तो बैन है। सकल्स ब्रदर एंड सिस्टर डू नॉट फॉल विद इन दिस एज ग्रुप, सो दे कैन नॉट बी कॉल्ड अनएम्प्लॉयड। Sakal's mother Sheila work for the family. She is not willing to work outside her domestic domain for payment. She too cannot be called unemployed. Sakal grandparents, although not mentioned in the story, cannot be called unemployed. So in case of India, we have
अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एंड अर्बन एरियाज़, वो मैं आपसे पहले डिस्कस कर चुकी कि हमारे यहाँ गांव में भी और शहरों में भी दोनों प्रकार की दोनों जगह बेरोजगारी पाई जाती है। अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि कहाँ कहाँ किस किस तरह की बेरोजगारी पाई जाती है। हाउएवर, the nature of unemployment differ in rural and urban areas. In case in rural areas, there is seasonal and disguised unemployment. गांव के अंदर मौसमी बेरोजगारी और छुपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। अर्बन एरियाज हैव मोस्टली एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, और जो शहरी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है। तो अभी हम आगे डीपली डिस्कस करेंगे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। चलिए अब शुरू करते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हैपन्स व्हेन पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब्स ड्यूरिंग सम मंथ ऑफ द year. People dependent upon agriculture usually face such kind of problem. There are certain busy seasons when sowing, harvesting, weeding and threshing is done. Certain months do not provide much work to the people dependent on एग्रीकल्चर। कि एग्रीकल्चर में आपको पता है जब एक बार खेत में काम होता है तो पर्टिकुलर कुछ टाइम के बाद नहीं होता, तो ये नहीं कि डेली रोजगार नहीं होता, तो उसको सीजनल। और फिर आपको पता है कि कई बार किसी फसल में ज़रूरत होती है ज़्यादा मज़दूरों की, किसी में नहीं होती है। तो एक बार फसल बो दी तो मज़दूरों की ज़रूरत है, फिर फसल कटाई है तो मज़दूरों की ज़रूरत है, बीच के काम तो वीडिंग के छोटे मोटे जो रूरल फैमिलीज हैं वो खुद ही कर लेती हैं, फार्मर्स फैमिली। इन केस ऑफ डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट पीपल अपीयर टू बी एम्प्लॉयड। जो छुपी हुई बेरोजगारी है उसमें व्यक्ति काम करता तो दिखता है, लेकिन एक्चुअल में वो किसी और का कर रहा होता है, किसी और के हिस्से का कर रहा होता है। यदि एक काम में 4 बंदों की रिक्वायरमेंट है और वहाँ पे 6 बंदे लगे हुए हैं तो 2 एक्स्ट्रा है ना, प्रोडक्शन में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा, जो आउटपुट है वो सेम है, तो क्या कहेंगे, उसको डिस्गाइज कहते हैं। देयर हैव एग्रीकल्चर प्लॉट वेयर दे फाइंड वर्क। दिस यूजुअली हैपन्स अमंग फैमिली मेम्बर्स अगेन इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। The workers require in the service of 5 people but engage 8 people. 3 people are extra. These 3 people also work in the same plot as the others. The contribution made by 3 extra people does not add to the contribution made by the 5 people. If 3 people are removed, the productivity of the field will not decline. The field requires the service of 5 people and the 3 extra people are disguised अनएम्प्लॉयमेंट। कि खेत में 5 बंदों की ज़रूरत है लेकिन एक परिवार है उसके अंदर 8 व्यक्ति काम कर रहे हैं, दूसरे परिवार में 5 व्यक्ति हैं, दोनों का प्लॉट ऑफ लैंड सेम है, प्रोडक्शन सेम है, तो इसका मतलब जब 5 व्यक्ति उतना उत्पादन कर सकते हैं तो 8 भी उतना ही कर रहे हैं, तो इसका मतलब 3 व्यक्ति हैं वो दूसरों के हिस्से का उत्पादन कर रहे हैं, उनके हिस्से का काम कर रहे हैं। यदि उन व्यक्तियों को हम वहाँ से निकालें और मैन्युफैक्चरिंग में या टर्सरी में लगाएं तो जो इनकम है वो बढ़ेगी। तो इसका मतलब ह्यूमन रिसोर्स का फुल्ली यूज़ नहीं हो रहा है। इन केस ऑफ अर्बन एरियाज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ बिकम अ कॉमन फिनोमिना। कि ये एक आज का मतलब कि आम बात हो गई है जो पढ़े लिखों की बेरोजगारी है शहरों के अंदर। मैनी यूथ विद मैट्रिकुलेशन, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब। है ही नहीं जॉब। अ स्टडी शोड दैट अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट हैज़ इंक्रीज फास्टर देन अमंग मैट्रिकुलेट। क्योंकि मैट्रिकुलेट तो कोई ना कोई छोटा मोटा खुद का रोज़गार भी कर लेते हैं, लेकिन ये ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, इन्हें तो हाई फाई जॉब चाहिए जो हर एक के लिए नहीं है। और इसके अंदर एक चीज़ और है कि थोड़ा एक कंट्रास्ट भी देखने को मिलता है। कैसे? अ पैराडॉक्सिकल मैन पावर सिचुएशन इज विटनेस एज सरप्लस ऑफ मैन पावर इन सर्टेन कैटेगरीज को एग्जिस्ट। कि जो ये शिक्षित बेरोजगारी है इसके अंदर भी हमें 2 क्षेत्र देखने को मिलते हैं। कैसे? विद शॉर्टेज ऑफ मैन पावर इन, एक में तो मैन पावर कम पड़ रही है, दूसरे में मैन पावर ज़्यादा है। कैसे? देयर इज़ अनएम्प्लॉयमेंट अमंग टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन ऑन वन हैंड and with there is a breadth of technical skills required for economic growth। कि हमें टेक्निकल जो क्वालिफाइड पर्सनस हैं वहाँ एक तरफ तो उधर से बेरोजगारी है, जबकि टेक्निकल जो स्किल्स है वो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हमें चाहिए। कि यानी कि हमारे यहाँ जो स्किल जो कोर्सेज होते हैं उनमें अभी इतना ज़्यादा लोग इन्वॉल्व नहीं हो पाए हैं, डिग्री कोर्सेज ज़्यादा करते हैं तो वो बेकार घूम रहे हैं और टेक्निकल स्किल वाले हमको मिल नहीं रहे हैं। तो
अब आ जाता है कि व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. Unemployment leads to wastage of manpower resource. I have already discussed with you. People who are an asset for the economy turn to a liability. जो व्यक्ति काम नहीं कर रहा वो देश पर बोझ है, क्योंकि वो दूसरा उसको कमा के खिला रहा है, क्योंकि वो खुद कमा कर GDP में अपना कंट्रीब्यूट कर सकता है. There is a feeling of hopelessness and despair among the youth. People do not have enough money to support their family. Inability of educated people who are willing to work to find gainful employment implies a great social waste. यानी कि जो हमारा युवा है, जो काम कर कर देश में आर्थिक तरक्की में योगदान दे सकता है, वो नहीं दे पा रहा बेरोजगारी के कारण. Unemployment tend to increase economic overload. The dependence of the unemployed on working population increases. The quality of life an individual as well as the society is adversely affected. सबके पास रोजगार होगा, सबके पास पैसे होंगे तो देश तरक्की करेगा, लेकिन जब रोजगार नहीं है तरक्की कैसे करेंगे, या खाने के ही लाले पड़ जाएंगे तो व्यक्ति गरीब हो जाएगा, तो इसका मतलब सोसाइटी का लेवल भी डाउन होगा. When a family has to live on a bare subsistence level, there is a general decline in its health status and rising withdrawal from the school system. जब आपके पास पैसा ही नहीं होगा तो बच्चों को स्कूल कैसे भेजोगे? आपका हेल्थ स्टेटस अच्छा नहीं होगा, क्योंकि पैसे नहीं होंगे तो अच्छा खाएंगे कैसे? तो ओवरऑल आपका जो गरीबी का चक्कर है वो चालू हो जाएगा, जो हमने पहले पढ़ा था. हैंस अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट ऑन द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी. कि ये देश की ओवरऑल जो वृद्धि है उसके लिए एक सबसे बड़ी रुकावट है. इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट इज एन इंडिकेटर ऑफ डिप्रेस इकोनॉमी. दबी हुई अर्थव्यवस्था का प्रतीक है ये. इट आल्सो वेस्ट द रिसोर्स विच कुड हैव बीन गेनफुली एम्प्लॉयड. इफ पीपल कैन नॉट बी यूज एज अ रिसोर्स दे नेचुरली अपीयर अ लायबिलिटी टू द इकोनॉमी. इन केस ऑफ इंडिया स्टैटिकली द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज़ लो. चलो रोजगार दर भी हमारा कम है. अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल represented with low income and productivity are counted as employed. बहुत बड़ा सेक्शन है, जो जितना शिक्षित है उसके हिसाब से वो बहुत कम कमा रहा है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को बेरोजगार में लिप्त कहते हैं. They appear to work throughout the year, but in terms of their potential and income, it is not adequate for them. एक्चुअल में इस चीज़ को हम अंडर एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, कि जहाँ व्यक्ति अपनी पोटेंशियल से कम काम कर रहा होता है. The work they are pursuing seems forced upon them. They may therefore want other work of their choice. Poor people cannot afford to sit idle. They tend to engage in any activity irrespective of earning potential. Their earning keep them on a bare subsistence level. जैसे आपको ये मोची दिख रहा है, शहरों में आपको ऐसे बहुत सारे व्यक्ति दिख जाएंगे जो ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन उनकी एजुकेशन क्वालिटी और बेटर होती है, क्योंकि आपको परिवार चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होता है. तो शहरों में ऐसे व्यक्तियों की कोई कमी नहीं होती है. मोरओवर द एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर इज़ करेक्टराइज्ड बाय सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन प्राइमरी सेक्टर. हम एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर को अगर बढ़ाएं तो प्राइमरी सेक्टर में रोल जो जॉब क्रिएट कर सकते हैं. द होल फैमिली कंट्रीब्यूट इन द फील्ड इवन दो नॉट एवरीबडी इज़ रियल नीडेड. सो देयर इज़ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, but the entire family share what has been produced. This concept of sharing of work in the field and the produce reduce the hardship of unemployment in the rural sector. ये पैराग्राफ हमको बता रहा है कि किस तरह से भारत में जो बेरोजगारी की समस्या है वो दिखती नहीं है, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर में डिसगाइज जो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट है उसके कारण. But this does not reduce the poverty of the family. Gradually, surplus labor from the every household tends to migrate from the village in search of jobs. अब जब गांव में पैसे की कमी होती है, रोज़गार पूरा नहीं मिलता है, हालात ख़राब हो जाते हैं, तो व्यक्ति कहाँ चला जाता है? शहर में जाता है काम की तलाश में. Let us discuss about the employment scenario in the three sector mentioned earlier. जो हमारा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर है, अब हम उसमें देखते हैं कि बेरोजगारी की क्या सिचुएशन है और कहाँ कहाँ कितना कितना रोजगार मिल रहा है. एग्रीकल्चर इज़ द मोस्ट लेबर अब्जॉर्बिंग सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी. In recent years, there has been a decline in the dependence of population on agriculture, partly because of disguised unemployment discussed earlier. Some of the surplus labor in agriculture has moved to either the secondary sector और द टर्सरी सेक्टर,
कि आज थोड़ी सी अवेयरनेस के कारण जो एग्रीकल्चर के अंदर डिस्गाइज जो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट पर्सन थे वो सेकेंडरी और टर्सरी में मूव कर रहे हैं, तो इधर थोड़ी सी कमी आई है। इन द सेकेंडरी सेक्टर स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इज द मोस्ट लेबर अब्जॉर्बिंग. In case of the tertiary sector, various new services are now appearing like biotechnology, information technology and so on. So let us read a story to know how people could become an asset for the economy of a village. और जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है वो मोस्ट लेबर अब्जॉर्बिंग है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर से प्राइमरी सेक्टर से जो भी एक्स्ट्रा होता है वो सेकेंडरी सेक्टर उनको रोजगार देता है। और आज हमारे देश में जो टर्सरी सेक्टर वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है जीडीपी के अंदर अपना, और की नंबर ऑफ जो पर्सन एम्प्लॉयड है वो बहुत ज़्यादा नहीं है जबकि, तो यानी कि ये सबसे प्रॉफिटेबल हमारा सेक्टर है आज। तो अब हम एक गाँव की कहानी पढ़ेंगे जिसमें देखेंगे कि किस तरह से तीनों सेक्टर मिलाकर छोटी छोटी जो हमें डेवलपमेंट करते हैं उससे हमारी डेवलपमेंट शुरू होती है एक शहर की या गांव की। There was a village inhabited by several families. Each family produced enough to feed its member. Each family met its need by the member making their own clothes and teaching their own children. One of the families decided to send one of his sons to an agriculture college. The boy got his admission in the nearby College of Agriculture. After some time, he became qualified in agro-engineering and come back to village. He proved to be so creative that he could design an improved type of plow which increased the yield of wheat. कि एक बच्चे को पढ़ाया, वो गांव में आया और उसने एक नई तरह का हल बनाया जिससे प्रोडक्शन बढ़ गई. Thus a job of agro engineer was created and filled the village. कि गांव में एक नई जॉब क्रिएट होगी इंजीनियर की. द फैमिली ऑफ द विलेज सोल्ड द सरप्लस इन अ नियर बाय नेबरिंग विलेज. गाँव के किसान अब अपनी जो सरप्लस प्रोडक्शन था वो शहर आसपास में बेचने लग गए. They earned good profit, which they shared among themselves. Inspired the success of all the family. After some time held a meeting in the village. They all wanted to have a better future for their children too. They requested the panchayat to open a school in the village. They assured the panchayat that they would all send their children to school. The panchayat with the help of government opened a school. इनकम बढ़ी, लोगों ने शिक्षा की ओर ध्यान दिया, अपने बच्चों को स्कूल में जाने के लिए बोला. The panchayat with the help of government opened a school. A teacher was recruited from the nearby town. All the children of this village started going to school. After some time, one of the family have training to his daughter in consume tailoring. She is starting stitching clothes for all families of the village. एक लड़की ने टेलरिंग सीख ली, वो कपड़े सिलने लग गई. For all the families of the village, for everyone now wanted to buy and wear well-tailored clothes. Thus another a job created of a tailor. This had another positive effect. The time of the farming is going far from buying clothes was saved. As the farmers spent more time in the field, the yield of the farmers went up. This was the beginning of prosperity. कपड़े सिलने में जो टाइम लगता था वो बच गया, अब ज़्यादा खेत में टाइम लग रहा है और अनाज उगा रहे हैं. The farmers had more than what they could consume. Now they could sell what they produced to others who come to their village markets. Over time, this village, which formerly had no job opportunity in the beginning, had many like teacher, tailor, agro-engineer, many more. This was story of simple village where the rising level of human capital enabled it to evolve into a place rich with complex and modern economic एक्टिविटी. कि जैसे जैसे हम अपने मानव संसाधन को शिक्षित करते चले जाते हैं, ट्रेनिंग देते चले जाते हैं, तो हम पाते हैं कि नए नए रोजगार बढ़ते चले जाते हैं और तरक्की के दरवाजे खुलते चले जाते हैं. नाउ स्टूडेंट, दिस इज़ द एंड ऑफ आवर चैप्टर. इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, माई एक्सप्लेनेशन, द वे ऑफ टीचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई video. Till then, bye. I am trying to create a video for the new chapter. Thank you.